दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये वही टॉपिक है जिसके संबंध में हमने आपको 3 वीडियो दिए हैं। पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 दिया, पार्ट 3 दिया। उसमें हमने जो टॉपिक लिखा था कि सम बेसिक वर्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में हमने जिक्र किया था। उसमें हम लोगों ने बात की थी। उसमें क्या था कि हमने बात की कि लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिस्ट क्या होते हैं, फोबिया है, फीलिया है, लाइसिस है, जेनेसिस है, इस तरीके की इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, फिर इकोलॉजी है। इस तरीके से हमने एटम के बारे में, मॉलिक्यूल, सेल है, टिश्यू है, बॉडी है, फिर सिस्टम है, वही इस तरीके से हमने बात किया था। तो हम वहाँ तक लेकर सोलर से मतलब कि सोलर सिस्टम तक आपको मालूम हो गया होगा। आज हम बात करने चल रहे हैं कोशिका की। सबसे पहले से एक क्वेश्चन ये आता, जैसा कि हमने अगले वीडियो में भी बताया था कि कोशिका की डिस्कवरी के बारे में बात किया था। तो कोशिका की डिस्कवरी कब होती है? 1664 में होती है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। किस करते हैं? एचसी। आपको एक टेक्निक याद करना है। एचसी का मतलब हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ का एच का मतलब है कि हुक है और सी का मतलब है सेल। हुक का मतलब क्या हो? रॉबर्ट हुक। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। रॉबर्ट हुक किसकी खोज किया? सी से क्या हो जाएगा? सेल की खोज की थी। कब किया था? 1664 में हो गया था। इसके बारे में हम ये जिक्र किया था। फिर यहाँ पे हमने बात किया। अब बात करने चल रहे हैं। हमको देखिए बहुत आराम से पढ़ना, कोई बहुत ज़्यादा हमको फास्ट नहीं भागना। आराम से एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं एक सेल की, वन सेल, तो कहा जाता है सेल क्या? सेल इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कहते हैं कोशिका जीवन की एक भौतिक इकाई है। तो लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि एक सेल है क्या, तो आप क्या समझेंगे? एक सेल किसे कहेंगे? एक सेल का मकसद क्या है? तो आप उसमें, अब यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं एक सेल। जैसे हमने सपोज दैट, मान लिया जाए अगर हम आपसे कह दें कि एक साइकिल पे निबंध लिखिए, तो आपके सामने साइकिल हो या ना हो, लेकिन आप उस पर निबंध ऐसे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं कि उसमें 2 पहिए होती हैं, एक आपकी गद्दी होती है, 2 ब्रेक होती है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? वो आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको कि जो आपकी साइकिल है, साइकिल की पूरी जितनी भी उसकी मैकेनिज्म है, जितनी भी चीज़ें उसका स्ट्रक्चर है, आपके माइंड में अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है। तो हम उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोशिका के बारे में, जब कोई आपसे कोशिका कहे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? एक कोशिका क्या है? तो एक कोशिका है क्या? एक कोशिका के अंदर क्या है? तो हम बात करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं कि हमने क्या किया। ये फिगर बना दिया। ये गोल स्फेरिकल, ये गोल नहीं होता, स्फेरिकल है हल्का सा, ये कहीं का गोलाकार हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं, ये एक सेल है और सेल के बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है, सेल में एक बहुत ही अच्छा अति सूक्ष्म का अंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ये आपको समझना है। केंद्रक, देखिए केंद्रक क्या होता है? बीच बीच में कटा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ये केंद्रक हो गया। केंद्रक अभी हम ये पूरा अभी हम बना रहे हैं, केंद्रक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक है। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस के नाम से हम जानते हैं। ये आपके केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के बाद फिर क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन है। एक अंदर की मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, एक बाहर की मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो केंद्रक है ये बीच बीच में कटा है। इस कटे भाग को क्या बोलते हैं? छिद्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसकी?
हम छिद्र कहते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोर कहा जाता है। ये यहाँ पे हुआ। अब बात आती है कि केंद्रक में क्या होता है, ये एक द्रव भरा होता है, अक्सर पूछ लेता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव के नाम से, केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसकी इंग्लिश हो गई। ये आपने देखा। अब बात आती है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा भाग होता है, उसको बोला जाता है केंद्रिकाभ। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं केंद्रिकाभ बोलते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, न्यूक्लियुलस होती है। क्या होती है, न्यूक्लियुलस होती है। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियुलस में जो न्यूक्लियुलस होता है, इसी में क्या होता है, न्यूक्लियुलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। ये अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह राइबोसोम का निर्माण होता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम राइबोसोम हो गया, ये आपने देखा। तो राइबोसोम बनता कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन आता है राइबोसोम कहाँ बनता है, तो केंद्रक में बनता है। केंद्रक में कहाँ पर बनता है, तो केंद्रक का एक भाग होता है केंद्रिकाभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियुलस कहते हैं। तो उसी में क्या होता है कि राइबोसोम का निर्माण होता है, क्योंकि आप जानते हैं राइबोसोम पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन संश्लेषित या प्रोटीन बनती है। अब बात आती है कि यहीं पे क्या होता है, केंद्रक में ही क्या होता है कि डीएनए पाया जाता है। ये आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए कहाँ मिलता है, तो बताओगे केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे क्या होता है, केंद्रक के केंद्रिकाभ होती है, इसी पे क्या होता है, राइबोसोम बनता है। अब अगर आपने फिगर देखा होगा कि तो ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक दो झिल्ली से बना होता है, एक आंतरिक का बना होता है, एक बाहरी बना होता है। जो बाहरी झिल्ली होती है उससे एक अति सूक्ष्म छोटे से अंग और लगे होते हैं। ये आपको समझना है, इसके बारे में हमको देखना है। ये जो छोटा जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम यहाँ पे ये कि इसका नाम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। इसकी हिंदी क्या होती है, अंतःपरद्रव्यी जालिका, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। अब बात ये आती है कि यहाँ से क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होते हैं कि छिद्र बने होते हैं। इसी छिद्र क्यों बने होते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पोर होता है, पोर का काम क्या है, पोर का काम ये होता है क्योंकि जो केंद्रिकाभ होती है, केंद्रिकाभ में ही क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम के निर्माण होने के बाद फिर क्या होता है, ये यहाँ से निकलता हुआ इसी जो छिद्र है पोर की सहायता से ये ये बाहर निकल आता है। बाहर इस तरीके से बाहर निकलता हुआ क्या होता है कि जाकर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम के कुछ भाग पर जाकर राइबोसोम वहाँ पर चस्पा हो जाता है, स्टिक हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर, ये देख रहे इतने भाग में क्या हुआ कि राइबोसोम आकर लग गया। अब बात आती है कि कहीं पर जैसे अब आपके दो तरीके की बुक मतलब कॉपी होती है। एक कॉपी आप जिसको हम लोग रफ़ कॉपी कहते हैं, वो हल्की रफ़ में खुरदुरा होता है, एक चिकनी होती है, स्मूथ होती है। उसी के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होती है, दो तरीके की होती है। मैं इसको यहाँ पर भी बता रहा हूँ वो क्यों इसको ऐसा कहा जाता है। अब बात आती है कि एक आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। एक क्या होती है, ये कि आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये। अब
अब देखिए ये पूरा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर, जिस साइट पर राइबोसोम लगा होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस पर जब कोई भी चीज़ कहीं पर लगे जाएगी आके तो उस पर खुरदरा हो जाएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर कोई भी राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसको चिकनी अर्थात उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये वाली क्या है, इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक ER कहते हैं, ये आपने समझ लिया। अब बात आती है, हमने पहले ही बताया है आपका कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम पर होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से पार्ट पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो क्या बताओगे, ये यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ये आपको समझना है। अगर सिंपल पूछेगा कौन से अंग पे होता है तो राइबोसोम है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वहाँ पे लगा, इसलिए उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब बात आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ पार्ट है उसका क्या काम है, वो भी क्या करता है, वो आपका कि जो फैट्स होते हैं वो फैट्स का निर्माण करते हैं। फैट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, फैट्स का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। ये अपनी चीज़ें हुई। अब बात आती है यहाँ पे एक अगला आर्गन, आप लोगों ने बुक में देखा होगा इस तरीके से आपका कि आर्गन बने होते हैं। इसको अब आप इस आर्गन को देखकर जान मैं बना रहा हूँ, तो आर्गन को आपने देखकर आपको ये मालूम हो कि कौन सा आर्गन मैं बना रहा हूँ। इस आर्गन का नाम है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गाल्जी काय बोलते हैं। ये क्या है, गाल्जी काय। अब बात आती है गाल्जी काय क्या होती है। गाल्जी काय कुछ भी नहीं करता है, जो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है प्रोटीन को पैक करता है। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ को कोई दूर भेजना होता है तो आप कहते हैं इसको पैक कर दीजिए, तो प्रोटीन को दूर सेंड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो प्रोटीन को कहीं ना कहीं हमको पैक करना पड़ता है। तो पैक कहाँ पे होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग जो होती है गाल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है, ये आपको समझना है। अब बात आती है कि प्रोटीन यहाँ से आप क्या हुआ कि ये आपका राइबोसोम था, इसी पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि एमिनो एसिड के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन, ये आपका एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, इसके मिलने से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब जब पूरा एमिनो अम्ल है उससे मिलने से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन जब गाल्जी कॉम्प्लेक्स से इससे ऊपर गिरती है तो गिरने के बाद फिर क्या होती है, ये नीचे की और इस तरीके से क्या होती है, सरकती रहती है। दोनों तरफ क्या होता है कि प्रोटीन इस तरीके से सरकती रहती है, प्रोटीन यहाँ पे सरक रही है। अब लगातार प्रोटीन का जब निर्माण होता रहता है तो अब प्रोटीन यहाँ पे गिरती रहती है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में नीचे आती रहती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का नीचे वाला भाग होता है उसका भार क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। जब वेट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होता है कि ये यहाँ से कट जाते हैं और ये क्या होता है, इसी में क्या हुए, प्रोटीन इकट्ठा हो जाती है, इसमें भी ये कट जाते हैं, या फिर क्या होता है, ये इस तरीके से प्रोटीन की, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग, इसको बोलते हैं प्रोटीन पैक हो गया। अब बात आती है यही चीज़ें इसमें भी होती है कि ऊपर से आता रहेगा, प्रोटीन की पैकेजिंग होती रहेगी। ये जो प्रोटीन यहाँ पे पैक हो गई है इसको बोला जाता है वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वेसिकल के नाम से जानते हैं। वेसिकल क्या है, वेसिकल एक प्रकार का पार्ट है जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स के टूटने से बनता है। इसी में प्रोटीन पैक रहती है। अब यहाँ से प्रोटीन चली, यहाँ से ये पैक हो गई। अब बात आती है कि प्रोटीन का, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा माइक्रो आर्गन्स है
इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं कि मतलब क्या लाइसोसोम, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम से अक्सर क्वेश्चन आता है, पूछता है कि कोशिका के कौन से अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइड बैग कहते हैं, वो क्या आपका लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, आत्महत्या की थैली के नाम से, की थैली के नाम से हम जानते हैं, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, एंजाइम मिलते हैं। और जो एंजाइम मिलते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम का जो नेचर होता है वो नेचर होता है एसिडिक नेचर होता। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होगा। जब एसिडिक नेचर होगा, वो आपका अम्ल जैसा नेचर होगा, तो कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। अब बात आती है कि इसमें जितने भी एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम है, इसमें डीएनएज एंजाइम होता है, आरएनएज एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, इसेक्ट्रा और लाइपेज, इसमें क्या तो लाइपेज एंजाइम होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं और सभी का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है। अब बात ये, अब यहाँ से जो आपका ये वेसिकल, यहाँ पे प्रोटीन पैक होती है वेसिकल में। अब क्या होती है कि ये लाइसोसोम में अंदर जाती है। जब ये अंदर जाती है वेसिकल, तो जानते हैं कि इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीएज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। अगर डीएनए जाएगा तो डीएनए पार्टिसिपेट करेगा। अगर आरएनए जाता तो आरएनएज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। अगर लिपिड जाता है तो लाइपेज एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। कहने मतलब जिस प्रकार के कंपाउंड उसमें जाएंगे, उस प्रकार के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। तो यहाँ से प्रोटीन आता है तो प्रोटीन क्या एक्टिवेट होगा, और प्रोटीन जो पैकेजिंग थी इनको क्या करती है, वो कट करती है, कट करने के बाद तोड़ती है छोटे छोटे भागों में, इस तरीके के तोड़ देती है। तोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि इन जो ये टूट गए थे, अब इनको क्या करता है, ये बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये अब ये प्रोटीन आपकी बाहर आ गई। जब प्रोटीन बाहर आ गई, अब क्या होता है, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे प्रोटीन को भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारी जितनी भी सेल होती हैं काम करती हैं। तो आप इसको जान गए। एक का और हम बात कर लेते हैं, एक और अच्छा माइक्रो ऑर्गन है, ये जान रही है हम कि किसको बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, कौन सा अंग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंग है। अब यहाँ पे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जिस तरीके से आपका केंद्रक डबल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक बाहरी मेम्ब्रेन है, ये एक अंदर की है, या आउटर मेम्ब्रेन उसको कहते हैं, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या, इसमें जो आपका यहाँ पे जो केंद्रक में द्रव्य था उसको हम लोगों ने केंद्रक द्रव्य कहा था या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था। उसी तरीके से जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। ये अक्सर पूछता है कि मैट्रिक्स कौन से अंग का द्रव्य है, लिक्विड है, तो क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, किसमें इसका अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है, वो क्या 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। इसका अपना डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, गोलाकार इसका अपना डीएनए होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का आरएनए में मिलता है, किस प्रकार का राइबोसोम मिलता, तो क्या बताओगे, 70 बताओगे। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, हाँ डीएनए होता है। कैसा होता, गोलाकार होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका केंद्रक में डीएनए है वो लीनियर है, रेखीय। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए गोलाकार होता है। ये आपको समझना है। इस तरीके से हम इसमें, और जो ये आपका उंगली वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्रिस्टी के नाम से, हम लोग क्या बोलते हैं,
क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इस तरीके और क्या अब इतनी चीज़ें हो गई। और पानी में एक द्रव्य होता है, इस तरीके से द्रव्य भरा होता है, उसमें सेल मतलब कोशिका में जो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो घेरे हुए है, इसमें एक द्रव्य होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका कि इसको साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं जो प्लाज्मा माने द्रव्य होता है, मैंने क्या बताया, तो हमने आपको जो पहला जो हमारा कि सम बेसिक वर्ड ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात किया, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि सेल का एक नाम और होता है साइटो। तो यहाँ हमने क्या सेल को साइटो भी कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये इस तरीके से क्या होती है, एक पूरी सेल होती है। जब कभी भी आपका सेल का जिक्र होगा तो आपके माइंड में इतनी चीज़ें आनी चाहिए कि इस तरीके से एक सेल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं और बहुत सारे चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने एक आउटलाइन दिया है, इसके बाद वीडियो में आपको एक एक अंग के बारे में आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहिए।